टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर साउंड। हमने लास्ट क्लास में यहां तक का काम किया था, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज थी सोनिक बूम। सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं पिछली क्लास की, जस्ट टू मेंटेन ए कंटिन्यूटी बिटवीन द लास्ट क्लास एंड द टुडेज क्लास। ये बेटा एक एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू जहाज। ये हलवारा से जब उड़ते हैं तुमने देखा होगा, बड़ी अजीब सी आवाज आती है, बहुत खतरनाक सी। तो ये उसको सोनिक बूम कहते हैं। मतलब जब स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो जब वो हवा में से निकलता है, हवा को चीरता हुआ, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड सोनिक बूम। अभी आपको एक और चीज बता दूं बेटा, जो आपकी इस बुक में यहां मेंशन नहीं करी। सोनिक बूम की वजह से कई बार शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में। उन शॉक वेव्स की वजह से बिल्डिंग के जो विंडो पेन्स हैं, ग्लासेस हैं, वो टूट जाते हैं, शैटर्ड द ग्लासेस। इतना ज्यादा उसको सोनिक वेव्स भी बोल देते हैं हम। इज दिस क्लियर? शॉक वेव्स सोनिक बूम की वजह से। ये बात समझ में आ गई? हम कर रहे हैं अब यहां से शुरू। ये मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था, यहां से कर रहे हैं अब हम। ये एक टर्म थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये एक नया कंसेप्ट यहां से शुरू होगा। हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, वन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। पहले आप इसको मेरे शब्दों में समझ लो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है बेटा, ये जो साउंड वाली बात हमने करी थी, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आप इसका पहले मतलब समझ लो। आपको अगर पिछली क्लास का मेरा सारा लेक्चर याद हो तो मैंने बोला था कि जो साउंड एनर्जी निकली वो पार्टिकल को टकराएगी, पार्टिकल अगले पार्टिकल को टकराएगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, खुद अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। वो पार्टिकल अगले को टकराएगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा और खुद पोजीशन पर वापस आ जाएगा। मतलब ये कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं, दे वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, मतलब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अगर मैं बोला और साउंड उधर जा रही है उस डायरेक्शन में, तो यहां मीडियम में जो पार्टिकल्स थे, एयर के पार्टिकल्स, क्योंकि एयर इज द मीडियम, वो मीडियम के पार्टिकल्स प्रोपेगेट पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। वेव भी उधर गई है और पार्टिकल्स भी ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन पे। इज दिस ओके? सो दिस काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स में अभी नहीं समझाता, आगे समझाऊंगा। पहले आपको ये अच्छे तरीके से आपके दिमाग में चला जाए टॉपिक। डिड यू नोटिस दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन? कहता अगर आपने ये साउंड का टॉपिक किया तो क्या आपने ये बात नोट करी कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। साउंड वेव जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे। In sound waves, the particles of the medium vibrate back and forth, चाहे तुम to and fro लिख लो, parallel to the direction of propagation of disturbance. Such waves where the particles vibrate in a direction parallel to the direction of the wave propagation are known as longitudinal waves. What are known as longitudinal waves? Give an example. तो अगर आप ये आंसर लिख देंगे तो एग्जाम्पल इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई कि जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। फाइन। ये दो लोग जो कल नहीं आए थे, आपके लिए ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, इसका पिछले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सपोज आप कल की वीडियो नहीं देखकर आए, इसका पिछले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, टोटल फ्रेश टॉपिक है जो आज यहां से शुरू हो रहा है। राइट? तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि शायद पीछे क्या निकला था, तुमने वो रिवाइज नहीं किया। टोटल फ्रेश कंसेप्ट है यहां से। सिर्फ एक चीज वो तुम्हें मैं पहली क्लास से बता चुका हूं कि जो साउंड एनर्जी निकलती है वो पार्टिकल को हिट करती है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव नहीं करते, सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है। वो पहली क्लास से ही हम काम कर रहे हैं। नाउ सी व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां किसी का कोई डाउट है? सबसे इजी और शॉर्ट लैंग्वेज अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में लिखनी हो तो आप क्या बोलोगे? सच वेव्स वेयर द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल, इसको स्टार डाल लेना, टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और एग्जांपल इसकी क्या आ गई? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एनी डाउट? बाकी वहां से कंटिन्यू कर लोगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वहां साउंड वेव वर्ड यूज कर दिया तो एग्जांपल इंक्लूड हो जाती है, यहां आपको सेपरेट लिखनी पड़ेगी। पर अगर किसी को ये आंसर इतने की बजाय छोटा करके लिखना है तो आप ये लिख दो, दैट्स ऑल।
पर वो लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसने ऐसे वाले वर्ड्स बीच में यूज कर दिए कि कंसेप्ट समझाने के लिए कि पार्टिकल्स मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहे थे। एनी डाउट? कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब ये देखिए, जब साउंड ऐसे जा रही है तो ये जो पार्टिकल पड़ा था वो ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सिर्फ उसने ये डायग्रामेटिकली शो किया, और साउंड वेव्स इधर से उधर जा रही थी, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, मतलब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इफ देयर इज नो मीडियम, मतलब नो पार्टिकल्स, इज द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स पॉसिबल? बताओ, अगर मीडियम ही ना हो, मतलब मैं बोल रहा हूं साउंड वेव्स तुम्हारे कानों तक जा रही है तो बीच में ये मीडियम है, पर अगर मीडियम ना हो फिर क्या साउंड वेव प्रोपेगेट करेगी? नॉट एट ऑल। हम कर चुके हैं एक्टिविटीज इसके बारे में। विदाउट अ मटेरियल मीडियम साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट, राइट? बिकॉज हम पीछे एक्टिविटी भी करी थी हमने, वो बेल जार वाली, याद है बेल वाली एक्टिविटी, कि साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? Waves that require a material medium for propagation are called mechanical waves. जिन वेव्स को मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और आपको एक और बात बता दूं बेटा, इनको मैटर वेव्स भी बोल देते हैं कुछ किताबों में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैटर वेव्स बिकॉज दे नीड मैटर। मैटर मीन्स मटीरियल फॉर इट्स प्रोपेगेशन। सो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बना दिया जाए, व्हाई आर sound waves considered as mechanical waves, तो आप इसका भी आंसर बता सकते हो ना। अब साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं? बिकॉज साउंड वेव्स कैन प्रोपेगेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम, दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन ये है। Any doubt? Can we move? Sound wave is a type of mechanical wave. उसने एग्जांपल वो दे दी। Is this page clear to you? Can we move? Have you marked? Okay. So इसको मैं erase कर रहा हूं। Now see. Mechanical waves are of two types. अब mechanical waves कहता दो तरह की हैं। नंबर वन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नंबर टू इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स, जो मैं पिछले पेज पर आपको बताने लगा था, तो सुनिएगा जरा ध्यान से। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल आपको समझ आ गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है दे प्रोपेगेट इन द पैरेलल डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ट्रांसवर्स में शुरू कहां से हो रहा है? ट्रांसवर्स टी, टी है ना। तो फिर ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होगा? जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वेव उधर जा रही है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, रादर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा वो। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है लाइट। और दूसरी बात, longitudinal waves were called mechanical waves. They need material medium for its propagation. They cannot travel in vacuum. Transverse waves, they don't need material medium for its propagation. They can travel in vacuum. दो मेन डिफरेंसेस पता लग गए? Yes or no? दोबारा सुन लो। Mechanical waves are of two types, longitudinal waves and transverse waves. Sound wave is an example of longitudinal wave, where the particles vibrate parallel to the direction of the wave propagation. ये पहली कैटेगरी होगी। अब अगली चीज, in a transverse wave, the particles vibrate in a direction perpendicular to the direction of the wave propagation. वहां पर क्या थी डायरेक्शन? वहां पर पैरेलल थी, राइट? तो आर दीज टू एग्जांपल्स क्लियर टू यू? टू टाइप्स क्लियर टू यू, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अब ये था व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल हमारे पास क्या है? साउंड वेव्स।
और ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स इज कॉल्ड, एग्जांपल इज लाइट वेव्स। लाइट के पास वेव नेचर होती है, सो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। नाउ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स में आपको दो डिफरेंस पता लग गए। आई रिपीट, longitudinal waves में particles of the medium vibrate parallel to the direction of the propagation of the wave. Transverse waves में particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the propagation of wave. ये पहला डिफरेंस है जो ये लिखा हुआ है। दूसरा डिफरेंस पिछले पेज पे किया था कि जो longitudinal waves हैं they need material medium for its propagation, they cannot travel in vacuum. और ट्रांसवर्स वेव्स में दे डू नॉट नीड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर जाती है। इज दिस ओके? दो डिफरेंसेस क्लियर है। तीसरी चीज एडवांस आपको बता देता हूं, शायद आपकी बुक में नहीं दी गई। ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड बहुत फास्ट होगी एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल की, क्योंकि वैक्यूम में जो चीज लाइट, वैसे भी तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बेटा होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। यह है स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल सी, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, उसका सिंबल सी होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट की इतनी वैल्यू है, 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट एक सेकेंड में। इमेजिन 3 लाख किलोमीटर, कितनी फास्ट है। तो जो मैटर वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, उनकी तो स्पीड बहुत ही कम है। अगर मैं तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड बताऊं ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर कंडीशन पर, तो पता है कितनी की वैल्यू होती है? ऑलमोस्ट 344 मीटर्स पर सेकेंड। सम बुक्स दे से 340 मीटर्स पर सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस, रूम टेम्परेचर कंडीशन। उसकी स्पीड कितनी थी स्पीड ऑफ लाइट की? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसकी कितनी है? जस्ट 344, 340, 342, इतनी की वैल्यू। समटाइम 330 ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। आर यू गेटिंग दिस? सो स्पीड ऑफ लाइट इज मच मच फास्टर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। और ये स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट किसकी एग्जांपल थी? ट्रांसवर्स वेव्स की। लाइट किसकी एग्जांपल थी? ट्रांसवर्स वेव्स की। और साउंड किसकी एग्जांपल थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। So anything you want to write from here, so you can note it down so that I can erase it. Now see, इसको मैं erase कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये उसने ट्रांसवर्स वेव शो करी है। अगर वेव ऐसे जा रही है ना, देखो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ये एरो डाला हुआ है, वेव उधर को जा रही है। पर ये जो शो किया ना, ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये पार्टिकल शो किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से, राइट? दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। नाउ क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है, व्हाट टाइप या व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो किस तरह की होंगी? क्योंकि मैंने बताया कि मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो कहता है अर्थक्वेक के टाइप पर जो मैकेनिकल वेव्स आती हैं वो कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स हैं? विच वेव्स आर फर्स्ट डिटेक्टेड बाय सीज्मोग्राफ। अगर आपने 7th 8th में ढंग से पढ़ा तो आपने सीज्मोग्राफ का एक पिक्चर भी किया था, डायग्राम बना होता था कि सीज्मोग्राफ अर्थक्वेक का अंदाजा लगा लेता है कि किस रिक्टर स्केल तक का आया है। Earthquakes produce seismic waves that travel through the earth. These waves could be longitudinal or transverse. पहली बात कहता है अर्थक्वेक के टाइम पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको सीज्मिक वेव्स कहते हैं। दूसरी बात, जो अर्थ के थ्रू, क्योंकि धरती के थ्रू ही वो ट्रांसफर होंगी ना, धरती से वो वेव्स ऐसे निकलती हैं। सो दीज वेव्स कुड बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। Longitudinal seismic waves are the first to be detected by the seismograph that detect the earthquake. तो जब अर्थक्वेक आता है तो दोनों तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लॉन्गिट्यूडनल भी ट्रांसवर्स भी, लेकिन जो सीज्मोग्राफ है वो लॉन्गिट्यूडनल वालों को पहले डिटेक्ट करेगा, ट्रांसवर्स वालों को बाद में करेगा। इज दिस क्लियर? थोड़ा सा तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज है तो जल्दी पहुंच जाएंगी। नाउ कम टू why light from the sun and other stars can reach the earth. Reason, not all waves are mechanical waves, that is not all waves need a medium to propagate. Light which is a transverse wave can travel through vacuum. ये रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि light is a transverse wave,
इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, जो मैंने आपको ऊपर दो डिफरेंसेस बताए थे। इजी है। कम टू रीजन assertion, compressions and rarefactions move through the medium, yes or no? Individual particles of the medium continuously move forward with the wave। कहता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कॉन्टिन्यूअसली मूव फॉरवर्ड विद द वेव। ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। ऊपर का थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा, फिर मेरे से कल पूछना। तो पहले तुम दिमाग लगा लो। वैसे मैं तुम्हें इतना आइडिया दे दिया कि दिस इज फॉल्स। अब ऐसी ऑप्शन देख लो कि कौन सी है। उसने बोला था कि बोथ आर ट्रू, ये तो है ही नहीं। बोथ आर ट्रू, ये भी नहीं है। ये ट्रू, ये फॉल्स, ये हो सकता है। ये फॉल्स, ये ट्रू, ये हो नहीं सकता। तो बचा क्या आंसर? सी पार्ट, थर्ड पार्ट। ये गॉट इट। नाउ कम टू एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स। एक एक्टिविटी है, टेक अ वाइड माउथ्ड कंटेनर, अ सेलोफेन और अ रबर शीट, जो शायद मैंने आपको कल वो बीकर वाली एक्टिविटी के साथ समझाया था। सच एज दैट ऑफ अ बैलून ऑफ साइज लार्जर देन इट्स ओपनिंग, a loud sound source such as a metal plate and a beater, and some grains or particles such as rice, semolina, salt, chalk powder। कल मैंने आपको ये एक्टिविटी पहले भी बता दी थी। स्ट्रेच द शीट ओवर द एजेस ऑफ द कंटेनर टाइटली। मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक पाइप ले लो। ये एक पाइप है, पाइप नीचे से भी ओपन है, पाइप ऊपर से भी ओपन है, लेकिन यहां पर आपने उसके बैलून की एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लगा दी। पता ना बैलून की मेम्ब्रेन, राइट? इसके ऊपर आपने थोड़े से ग्रेन्स रख दिए, ये वाले जो उसने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। यहां से आप एयर ब्लो करो, मतलब फूक भी ना मारो, चाहे यहां से कुछ बोल लो आप पाइप को ऐसे रख के नीचे से, राइट? इवन देन यू विल सी द ग्रेन्स आर गोइंग टू जंप। ये मैंने एक्टिविटी आपको पिछली क्लास में बताई थी। मतलब द मेम्ब्रेन विल वाइब्रेट एंड दैट्स व्हाई द ग्रेन्स विल जंप। सी हियर व्हाट आर दे सेइंग? स्ट्रेच द शीट ओवर द एजेस ऑफ द कंटेनर टाइटली, fix it with a tape or the rubber band, sprinkle the grains evenly over the sheet ensuring they are not clumped together। आपस में जुड़े ना हो, बिखरे हो। 10-12 दाने डालने बस। Produce a loud sound near the bowl without touching it। इसको चाहे तुम टच भी ना करो, इसके नीचे से तुमने लाउड साउंड प्रोड्यूस करनी है। Does the sound have any effect on the grains? Yes or no? Yes। तो ये एक्टिविटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ए। आंसर अगले पेज पे आएगा। या तुम लोगों ने कभी म्यूजिक सिस्टम बहुत ज्यादा बास कभी करी हो, फाइन, तो देखा तुम्हें धमक उसकी महसूस हो रही होती है डांसिंग फ्लोर के ऊपर भी। फील किया कि नहीं किया? द सेम थिंग। कभी जिस बड़े सारे स्पीकर देखे, वो ब्लैक कलर के बड़े बड़े स्पीकर्स, अगर तुम्हारे घर में भी होगा, आजकल तो मिल गए, लोगों ने घर में भी रखे होते हैं पार्टी पुटी के लिए, गेट टुगेदर के लिए। उसकी बास बूस वॉल्यूम सब कुछ बढ़ा दो स्विच ऑन करके, और उसके ऊपर ही थोड़े से ग्रेन्स रख देना, चाहे तुम्हें वो भी हल्की सी मोशन करते नजर आएंगे। मेरे पास एक छोटा सा सिंपल बूफर है, उसके ऊपर रबड़ मेम्ब्रेन सी लगी हुई है, फाइन। उसके ऊपर भी अगर कुछ पार्टिकल्स रखे हो ना, ठीक है, और उसकी आवाज बूफर की फुल पे की हो, तो वो भी जंप करते हैं, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा आगे। ये देखिए, B part, repeat step 4 with different sources of sound and observe the effect on the grains। You can try increasing or reducing the volume of sound with different grains। वॉल्यूम बढ़ाकर देखो, अलग अलग साउंड के साथ देखो। Do you observe the grains over the sheet move or jump? Yes। Why does this happen even though the source of sound is not touching the sheet or the container? अब तुम सोचो, तुमने जब बहुत जोर से आवाज लगाई थी उसके नीचे, पाइप के नीचे से, टच नहीं किया था, फिर मेम्ब्रेन बिना टच किए कैसे वाइब्रेट कर रही है? क्योंकि साउंड वेव्स ने जाकर उसको हिट किया था। आंसर इज, एज साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू एयर इट रीचेस द शीट एंड मेक्स इट वाइब्रेट। दिस वाइब्रेशन कॉजेज द ग्रेन्स टू मूव। बेटा, अपने रूम में अगर तुम्हारे रूम में कोई 2-4-5 खिड़कियां लगी हो ना, फाइन, और उसमें तुमने म्यूजिक सिस्टम, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है, म्यूजिक सिस्टम बहुत लाउड किया हो, तो कई बार तुम्हें शीशों के खड़कने की भी आवाज आती है। फील किया कभी? ये फील किया ना? तो शीशों के खड़कने की भी आवाज आती है, जैसे खटारा सी बस के शीशे खड़कते हैं ना, जब बस तेजी से चल रही है या खड्डे में आए तो वो शीशे ऐसे ऐसे कांपते हैं। दैट इज अगेन बिकॉज जो साउंड है वो एयर के थ्रू वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और वो जब जाकर उसको हिट करेगी तो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस सी पार्ट। प्लस साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये देखो प्लस के बाद ये साथ में कनेक्टिविटी है इसकी,
Sound is a form of energy. When the source of sound vibrates, it transfers energy to the surrounding medium. As sound waves propagate in a medium, the vibration of the particles of the medium and their collision with other particles result in the transfer of energy. जो बात मैं तुम्हें पहले दिन से बता रहा हूं, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो पार्टिकल को हिट करते करते, कोलाइड करते करते, वो पार्टिकल जाकर उस मेम्ब्रेन को हिट करेगा जिसकी हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। गॉट इट? टिल हेयर पहले किसी का कुछ पूछने वाला है? और अगर आपको ये पूछ लिया जाए एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप यही वाली एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हो अपने शब्दों में। गिनती की 4-6 लाइन बतानी है आपने कि एक पाइप ले लो, दोनों तरफ से वो ओपन होना चाहिए, एक तरफ पे बैलून की मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर दो टाइटली या रबड़ वगैरह लगा दो उस पे, ऊपर हल्के से कोई ग्रेन्स रख दो, 2, 4, 5, 7, 10 दाने, राइट, लाइट वाले ग्रेन्स, जैसे सरसों के सीड्स रख दो चाहे, राइट। और नीचे से तुम बहुत लाउड साउंड अगर क्रिएट करती है, उसके पास भी कोई लाउड साउंड वाला कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई बूफर सिस्टम लगा हो, तो वो ग्रेन्स जंप करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स की फॉर्म में वहां तक पहुंची और उसने जब जाकर मेम्ब्रेन को हिट किया, द मेम्ब्रेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग और ऊपर ग्रेन्स पड़े थे, दे स्टार्ट जंपिंग। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज दिस क्लियर? मतलब ये वाली एक्सप्लेनेशन। यहां तक किसी का कोई डाउट? मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा आज, बस इस पार्ट पर ही। तो in the propagation of a sound wave, it is the energy that is transferred, not the particles of the medium. अगर आपको याद हो, ये सेम चीज 1 या 2 पेज पीछे भी नोट डाल के लिखी हुई है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये नोट पढ़वाया था, याद है? नेक्स्ट, microphones that help us capture sound from various sources convert sound energy to electric energy. You know microphone? माइक्रोफोन्स यही काम करते हैं बेटा। जिन लोगों को हियरिंग एड लगानी पड़ती है ना, उसमें भी छोटा सा माइक्रोफोन लगा होता है जो साउंड एनर्जी को कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दोबारा फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको स्पीकर को पास करती है एनर्जी, स्पीकर फिर उसको साउंड में कन्वर्ट करता है और बंदे को इजीली सुनने शुरू हो जाता है। तो उसमें भी छोटा सा माइक्रोफोन अटैच होता है। When we speak, ये है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की वर्किंग बतानी है। When we speak or sing into a microphone, the sound waves make a thin membrane called a diaphragm vibrate. माइक्रोफोन में अगर तुम बोलते हो तो उसके अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी होती है, which starts vibrating. These vibrations are converted into electric signal. अब तुम्हारी साउंड वेव्स को माइक्रोफोन ने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद एक मेम्ब्रेन को दिया, मेम्ब्रेन टकराई और वाइब्रेट करी। मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट करी तो अंदर क्या लगा हुआ था? कन्वर्टर, जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। उस कन्वर्टर ने उस साउंड वेव्स की वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और स्पीकर डज द ऑपोजिट, स्पीकर उल्टा काम करता है। अब उसने उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा साउंड में कन्वर्ट कर दिया, राइट, और उस बंदे को साउंड सुन गई। मतलब अगर तुम्हें, मैंने पुरानी किताब में बच्चों को इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखवाया था, ये है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स पहले किसके पास जाएंगी? माइक्रोफोन के पास जाएंगी। माइक्रोफोन कलेक्ट दी साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करता है। फिर ये उसको किसको दे देता है? एक थिन मेम्ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है जिसको हम डायफ्राम बोल देते हैं। थिन मेम्ब्रेन को ये ट्रांसफर कर देगा जिसका नाम हो गया डायफ्राम। जैसे हमारा डायफ्राम पता है ना आपको, यहाँ पर लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ाऊंगा अगर नहीं पता तो वो वाइब्रेट करेगा, ये डायफ्राम वाइब्रेट करेगा। जब वाइब्रेट करेगा तो वो कन्वर्टर उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कन्वर्टर क्या करेगा? उन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके पास चले गया? स्पीकर के पास चला गया। अब स्पीकर क्या करेगा? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको वापस साउंड में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू साउंड, उसको वापस साउंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो साउंड जो है वो हमारे हियरिंग।
अकर्स, वो हमारे कानों तक जाती है और हम सुन पाते हैं। दिस इज द फिनोमेना ऑफ द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ये काम करता है, बहुत इजी सा काम है, अगर एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा। माइक्रोफोन साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, वो साउंड वेव की वजह से माइक्रोफोन के अंदर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं, और ये डायाफ्राम वाइब्रेट करता है। जब ये डायाफ्राम वाइब्रेट करता है तो इसकी वाइब्रेशन की एनर्जी कन्वर्टर को मिलती है। कन्वर्टर इन वाइब्रेशंस को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्पीकर के पास जाती हैं और स्पीकर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दोबारा साउंड बनाकर बंदे को सुना देता है जिसके कान में वो हियरिंग एड लगी है। दिस इज द जॉब ऑफ द माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन ये इसमें भी लगा होता है तुम्हारे माइक में, राइट? तो दिस वाज द वर्किंग ऑफ द माइक्रोफोन। अगर आपने ये लिख लिया, अगर आपने ये लिख लिया है फ्लो चार्ट, लिख लिया, लिख लो, तो मैं एक बार दोबारा भी आपको वहां से फिर समझा दूंगा, क्योंकि मैं यहां से रेज करूंगा तो आपको दिख, चलो बिना रेज के भी दिख जाएगा वैसे तो। ये देखो, व्हेन वी स्पीक और सिंग इनटू अ माइक्रोफोन, तो साउंड वेव्स मेक अ थिन मेम्ब्रेन डायफ्राम कॉल्ड वाइब्रेट। पता लग गया? जब हम बोलते हैं माइक्रोफोन में कोई भी आवाज तो उसके अंदर जो डायफ्राम था वो वाइब्रेट करता है। यहां तक का काम क्लियर हो गया? फिर वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू सिग्नल, ये काम हो गया। फिर स्पीकर का काम है, स्पीकर उल्टा करता है, वो सिग्नल को वापस साउंड बना देता है, वो वापस उसको साउंड बना देता है। गॉट इट? डन? तो सुनो आगे, इसको रेज कर रहा हूं मैं। इफ ऑल कंपोनेंट्स वर्क प्रॉपरली द साउंड फ्रॉम द स्पीकर क्लोजली मैचेस द ओरिजिनली कैप्चर्ड साउंड। वरना कई बार अगर कंपोनेंट में कोई खराबी हो तो साउंड बोलने वाला कुछ और है, सुनने वाले को कुछ और ही सुनती है, वो साउंड क्रैक करती है, क्लैरिटी नहीं आती साउंड में। पार्टिकल्स इन ए मीडियम आर नेवर ट्रूली एट रेस्ट। अब एक और चीज कहता, हमने ये बोला था कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट ट्रेवल विद द साउंड, they just propagate, they just vibrate, they just transfer the energy, they just transfer the disturbance, खुद नहीं मूव करते। लेकिन ये भी बात दिमाग में रखना कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नेवर ट्रूली एट रेस्ट, they are always randomly vibrating due to thermal energy. Obviously, when a sound wave passes through the medium, it temporarily increases the vibration of these particles. After the wave passes, the particles return to their यूजुअल रैंडम मोशन। मतलब ये कि पार्टिकल्स इस मीडियम में जो भी हैं, क्या ये स्टेशनरी है? कभी भी नहीं। इतने छोटे छोटे हैं, तुम कभी अगर तुमने टिंडल इफेक्ट तो देखा है ना, प्रोजेक्टर की लाइट कभी डार्क रूम में देखी है तो तुम्हें पार्टिकल्स उसमें मूव करते नजर आते हैं ना। तो पहली बात तो ये कि पार्टिकल्स रैंडम मोशन में ही होते हैं। दूसरी बात, जब साउंड प्रोपेगेट हो रही है तो वही पार्टिकल जो रैंडम मोशन में थे वो एक फिक्स डायरेक्शन में पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो क्रिएट करते हैं, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पर रहते हैं। टू एंड फ्रो मूव करेंगे, बैक एंड फोर्थ पर रहेंगे मीन पोजीशन के आसपास ही। और जब वो साउंड बंद हो गई दोबारा फिर वो रैंडम मोशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही। गॉट इट? ये चीज समझाइए आपको। एनी डाउट? पॉज एंड पॉन्डर। व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम अ ट्यूनिंग फोक टू योर ईयर, जो हमने एक्टिविटी करी थी, which of the following actually reaches your ear? Air particles near the tuning fork, क्या वो एयर पार्टिकल तुम्हारे जो ट्यूनिंग फोक के पास थे वो तुम्हारे कानों तक आ गए? यस और नो? ये ट्यूनिंग फोक है, मैंने कान के पास रखा है और ये मेरा कान है, तो जो यहां वाली एयर थी क्या वो मूव कर गई मेरे कान तक? नो, क्योंकि मैंने बताया पार्टिकल्स तो कभी मूव ही नहीं करेंगे। एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव्स, यस। द ट्यूनिंग फोक मटीरियल, क्या ट्यूनिंग फोक मूव करके मेरे कान के अंदर चला गया? ना। अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ कंप्रेस्ड एयर, वो भी नहीं, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर कॉन्टिन्यूअस तो कभी होती नहीं, वो तो कंप्रेस्ड है फिर एयर फ्रैक्शन है, फिर कंप्रेस्ड है कंप्रेशन है, फिर एयर फ्रैक्शन है, फिर कंप्रेस्ड है, वो तो वैसे ही अल्टरनेट है, वो तो कभी इकट्ठी कॉन्टिन्यूटी में मूव ही नहीं कर सकती। सो बेस्ट आंसर इज व्हाट? नंबर 2। सो टुडेज वर्क इज स्टिल हियर ओनली, बिकॉज इसके आगे इंडिपेंडेंट एक और नया टॉपिक शुरू हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।